सो हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम बात करेंगे जो हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स। इसमें कौन से आते हैं? परमानेंट सेटलमेंट, रोहितवाड़ी सेटलमेंट, महालवाड़ी सेटलमेंट। इन दोनों तीनों की हम बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रिटिशर्स को ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि इन्होंने मतलब इन्हें ये लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट स्टार्ट करने पड़े। तो फर्स्ट रीजन तो यही था कि टू इंक्रीज, लेट मी राइट इट ऑल्सो, to increase sufficient amount of revenue, increase revenue. Okay, and then second is to uh, bear the expenses of administration. ओके, तो ये मतलब बेयर एक्सपेंसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब यही कि जो ऑफिशियल्स को जिनको सैलरी देनी पड़ती थी वो कहाँ से जनरेट करे। फिर इन्होंने ये लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट स्टार्ट किए ताकि इनसे जो रेवेन्यू मिल रहा है उनसे हम सैलरी उनकी दे। तो इसकी वजह से इन्होंने ये जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम स्टार्ट किए। और एक थर्ड मेजर रीजन है, वो मैं परमानेंट सेटलमेंट में डिस्कस करूंगा। क्यों, क्योंकि यहाँ जमींदार इन्वॉल्व है इसलिए वो यहाँ पे रेलेवेंट बनता है। ठीक है, तो हम फर्स्ट स्टार्टिंग में बात करेंगे परमानेंट सेटलमेंट। ये जो मैंने पीडीएफ बनाई है, मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार पीडीएफ। ये आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। ठीक है। ठीक है, ये फर्स्ट पेज है परमानेंट सेटलमेंट का। ये इंसान कौन है, कोई बताएगा तो कमेंट में बता दीजिए। ये जो क्यूट सी पीडीएफ मैंने बना रखी है ये आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो हम फर्स्ट बात करते हैं लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट, सॉरी परमानेंट सेटलमेंट। तो परमानेंट सेटलमेंट स्टार्टेड बाय कॉर्नवालिस। और ये जो पिक्चर मैंने ऐड की है वो किसकी है? उसी की है, कॉर्नवालिस की। ठीक है, स्टार्टेड बाय कॉर्नवालिस इन 1793। ये पिक्चर ये कॉर्नवालिस है। पहले स्टार्टिंग में इन्होंने कहा इंट्रोड्यूस किया है एज अ पायलट प्रोजेक्ट, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। ठीक है, एज अ पायलट प्रोजेक्ट उन्होंने ये यहाँ पे स्टार्ट किया, एंड देन इट एक्सटेंडेड टू वाराणसी। और वो ये जो बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा जो है वो 19% लैंड कवर करता था, किसकी? ब्रिटिश इंडिया की। मतलब कि जब इस टाइम पे जितना ब्रिटिश इंडिया के पास मतलब ब्रिटिशर के पास अपना इंडिया ऑक्युपाइड था, उनमें से 19% पार्ट यही था, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। मतलब लार्ज पॉपुलेशन थी वहां पे। ठीक है, 19% लैंड कवर्ड बाय कवर्ड ऑफ ब्रिटिश इंडिया। लेटर इट एक्सटेंडेड टू वाराणसी एंड नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ मद्रास, मतलब आज का जो आंध्र प्रदेश। ठीक है। ठीक है, अब परमानेंट सेटलमेंट के कुछ प्रोविजंस थे, उन्हें हम क्विकली देखेंगे। मैंने ये क्लास से आपके एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं इसलिए मैंने मतलब किसी एस्पिरेंट्स के ये टॉपिक कवर है और किसी ने कवर भी नहीं किए ड्यूरिंग प्रिपरेशन, क्योंकि ये इतने छोटे छोटे टॉपिक से तो ज्यादा ध्यान नहीं जाता। और जिन्होंने कवर भी किए हैं उनका रिवीजन हो जाएगा ताकि हम
हम क्विकली देख रहे हैं, ठीक है। और जिन्होंने कुछ भी नहीं देखा वो इस पीडीएफ से या फिर इस क्लास से रिवाइज करेंगे, मतलब देखेंगे, वो समझ लेंगे, ताकि उनका टाइम भी बचेगा। और जब तक आपका एग्जाम नहीं आता तब तक हम ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। और उनका लिंक मैं टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, और प्लीज आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ताकि वहीं पे हमारे अपडेटेड क्लासेस और पीडीएफ वही मिलेंगे आपको। और लेट्स बिल्ड अ क्यूट कम्युनिटी ऑन टेलीग्राम, ठीक है। प्रोविजंस ऑफ परमानेंट सेटलमेंट, इसमें जब प्रोविजंस क्या थे, फॉर एग्जाम्पल ये जो 10/11 of total revenue of collection will be given to Britishers and जमींदार can keep 1/11 of the revenue। इसका इस लाइन का मतलब यही है। लेकिन ठीक है, 10/11 मतलब जमींदार फॉर एग्जाम्पल 100% रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसमें से 90% जमींदार जो है ब्रिटिशर्स को देंगे, गिवन गिव टू ब्रिटिश अथॉरिटी, बीए, ब्रिटिश अथॉरिटी। एंड जो एक 10% पार्ट बचेगा वो क्या जमींदार अपने पास रखेंगे, कैन कीप जमींदार, ओके। एंड रेट ऑफ द टैक्सेस वाज ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ जमींदार एंड दे वाज फिक्स्ड आर्बिट्ररी। मतलब ये परमानेंट सेटलमेंट में ब्रिटिशर्स की तरफ से तो ये मेंशन था कि 10/11 वो लेंगे, मतलब उनका तो फिक्स था। बट ये फिक्स नहीं था कि जमींदार पेजेंट से कितना लेंगे। मतलब ये तो जमींदार के ऊपर डिपेंड था कि वो कितना भी ले सकते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल आई एम अ फीजेंट ऑफ दैट टाइम, ओके। तो मेरे जो प्रोडक्शन है मेरी फील्ड में, मतलब मेरे फार्म में, वो 100% है, ठीक है। तो इसमें से मैं जमींदार, मतलब जमींदार को मुझसे कितने लेने चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आर्बिटरली डिसाइडेड है तो हम क्या मानेंगे, फॉर एग्जाम्पल 50%, ओके। मतलब ऐसे अज्यूम करते हैं कि नॉर्मली जमींदार मुझसे 50% लेंगे। बट मेरी जो 100% प्रोडक्शन था उसमें से ब्रिटिशर ले रहे हैं 90%, मुझसे भी 90% ले रहे हैं। और इसको 100 में डिवाइड करके, मतलब इसको 100 मान के, इस 90 को 100 मान के, इसमें से 90% वो ब्रिटिशर्स को दे रहे हो, 10% खुद रख रहे हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा नुकसान तो इसका है, पीजेंट का, मतलब फार्मर का, ठीक है। मतलब ये तो डिस्क्रिशन जमींदार का ही था कि फार्मर से वो कितना ले लेंगे, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये पीडीएफ तो ठीक से विजिबल होगी, ठीक है। ये हमने एक दो तीन, मतलब ये थर्ड प्रोविजन देख रहे हैं अब हम, जो उस सेटलमेंट में था, परमानेंट सेटलमेंट का थर्ड प्रोविजन, ठीक है। टू नहीं, थर्ड, और ये फोर्थ, सनसेट क्लॉज। अब ये सनसेट क्लॉज क्या है? सनसेट क्लॉज तो ऐसे समझ ही नहीं आ रहा क्या है। इफ इफ जमींदार कांट एबल टू पे द रेवेन्यू टू ब्रिटिशर्स, मतलब जमींदार अगर ब्रिटिशर्स को रेवेन्यू नहीं दे पा रहा, तो इससे पहले हम एक और बात, मतलब प्रोविजन डिस्कस करते हैं। शायद मैंने लिखा नहीं है ये। मतलब ये जो लैंड थी, जो जमींदार जिससे रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जमींदार के पास, मतलब इसका ओनरशिप का जो राइट था वो किसका था, जमींदार का। मतलब ओनरशिप राइट वॉज वॉज ऑफ जमींदार, ठीक है। मतलब ब्रिटिशर्स ने परमानेंट डिसाइड किया था कि ये जमींदार के पास लैंड रहेगी, ठीक है। और जमींदार का डिस्क्रिप्शन ये था कि वो चाहे किसी भी फार्मर को वो लैंड दे, मतलब प्रोड्यूस निकाल, मतलब चलो, मतलब इनकम क्या बोलते हैं, क्रॉप ग्रो करने के लिए वो, उसका डिस्क्रिप्शन था कि वो किसी को भी दे, ठीक है। तो अल्टीमेटली भी ऑनरशिप किसका था, जमींदार का, ठीक है। अगर ये जमींदार
जो ब्रिटिशर्स ने डिसाइड किया है कि रेवेन्यू क्या है, अगर वो ना दे पाए, ठीक है, इफ ही कांट एबल टू पे रेवेन्यू टू द ब्रिटिशर्स, तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, अकॉर्डिंग टू ये सनसेट क्लॉज, कि वो जो लैंड है वो जमींदार से ले लेते थे। मतलब ब्रिटिशर्स स्नैच्ड दैट लैंड एंड ऑक्शन, मतलब वो उनसे, जमींदार से वो लैंड लेके क्या करते थे, इसका ऑक्शन करते थे। मतलब ऑक्शन मतलब बोली लगाते थे, मतलब बोली मतलब एक तरह से बेचते थे किसे, जो अ, जो नेक्स्ट जमींदार होगा, जो ज्यादा पे करेगा इन, उसे वो लैंड दे देते थे। पे मतलब वो बेचते नहीं थे, वो डिसाइड करते थे कि, फॉर एग्जांपल ये प्रोविजन कब स्टार्ट किए उन्होंने, 1793। तो फॉर एग्जांपल 1793 में एक कोई जमींदार है वो पे नहीं कर पाया, तो इस डिकेड से 1803 तक, ये 10 साल साल के लिए ये लैंड किसी और जमींदार को दे देते थे। तो ठीक वो जमींदार, अगर फॉर एग्जांपल उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें 300 मिलियन रुपीज चाहिए 10 साल में, तो अगर नेक्स्ट जमींदार बोले कि मैं 350 मिलियन दूंगा आपको, ये लैंड मुझे दे दीजिए, तो वो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, ये लैंड जो है उसे दे देते थे। तो ये सनसेट क्लॉज का अल्टीमेट मीनिंग था कि अगर जमींदार रेवेन्यू ना दे पाए, तो वो लैंड ब्रिटिशर्स स्नैच कर देते एंड किसी और जमींदार को दे देते थे। तो अब फोर्स प्रोविजन क्या है, देयर वाज नो प्रोविजन ऑफ रिलीफ इन द सेटलमेंट इन केस ऑफ एनी नेचुरल डिजास्टर एंड हजार्ड। मतलब अगर किसी साल ड्रॉट पड़ता है, मतलब फसल अच्छी नहीं होती, तो वो ब्रिटिशर्स को कुछ लेना देना नहीं था उससे, कि उन्होंने जो डिसाइड किया है, उन्हें इतनी अमाउंट चाहिए, फॉर एग्जांपल 300 मिलियन अमाउंट चाहिए, तो वो इतनी अमाउंट ले लेते थे। अगर पेजेंट्स को, मतलब पेजेंट का मतलब प्रोडक्शन की कॉस्ट इतनी नहीं भी है, मतलब फॉर एग्जांपल पेजेंट ने, मतलब दे कांट कांट एबल टू ग्रो क्रॉप ड्यू टू ड्रॉट्स, मतलब उनके पास कोई मतलब प्रोडक्शन ही नहीं है, जीरो प्रोडक्शन है। बट अगर फार्मर को ये लैंड अपने पास रखनी है, तो उन्हें क्या करना पड़ता था, रेवेन्यू देना पड़ता था। मतलब किसी साल अगर उनका जीरो प्रोडक्शन है, और उससे जीरो प्रोडक्शन से कुछ फायदा नहीं हुआ उनका, तो फार्मर्स को फिर भी मतलब रेवेन्यू देना पड़ता था जमींदार्स को। और ये रेवेन्यू देने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, तो वो क्या करते थे, लोन ले लेते थे मनी लेंडर से। इसमें एक और स्टेक होल्डर ऐड हो गया, मनी लेंडर। ठीक है, इसको हम याद ध्यान में रखेंगे, हमें इस पे भी बात करनी है थोड़ी देर बाद। ठीक है, ये था फोर्थ प्रोविजन हो गया इसका। अब हम ये रीजंस फॉर इम्प्लीमेंटिंग इट, रीजंस फॉर इम्प्लीमेंटिंग इट, इसके रीजंस क्या थे, टू जनरेट, जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की, टू जनरेट सफिशिएंट रेवेन्यू फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, मतलब सफिशिएंट रेवेन्यू जनरेट करना था, और टू बेयर द एक्सपेंस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ये थर्ड रीजन हो गया। मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो ऑफिसर्स थे, उनकी सैलरी देने के लिए ये उन्होंने स्टार्ट किया। और थर्ड प्रोविजन क्या है, टू मिनिमाइज द एक्सपेंसेस इन कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, दे ब्रॉट जमींदार इन परमानेंट सेटलमेंट। मतलब ये जो परमानेंट सेटलमेंट ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किया, ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट, तो इसका रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए उन्हें ज्यादा ऑफिसर्स हायर करने पड़े, ना करने पड़े, इसलिए उन्होंने एक जमींदार को इसमें इन्वॉल्व कर दिया। मतलब एक जमींदार है, तो इसके पास कुछ गांव दिए जाएंगे, मतलब कुछ विलेजेस, इसकी ये ड्यूटी रहेगी कि वो उस 5 6 मतलब जितने भी विलेजेस उसके पास हैं,
उनसे वो रेवेन्यू कलेक्ट करना पड़े, ताकि इसमें ऑफिसर्स भी कम, तो ऑफिसर की जरूरत ही नहीं थी, इसलिए उन्हें सैलरी देने की उनको जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि जमींदार के साथ उन्होंने डील कर रखी थी 10+10/11 की। ठीक है। तो और टू मिनिमाइज द एक्सपेंसेस ऑफ कलेक्शन ऑफ द रेवेन्यू दे ब्रॉट इन जमींदार। मोर Britishers wanted to develop a class in Indian society which is not only loyal to them but also firm supporters of Britishers। ये कुछ मतलब ध्यान से समझने की जरूरत है। ठीक है। मतलब ये एक साइकोलॉजिकली सोचे तो ब्रिटिशर्स चाहते थे कि इस इंडियन सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग भी हो जो उन्हें सपोर्ट करे, चाहे कुछ भी हो। फॉर एग्जाम्पल 1857 का रिवॉल्ट, उसमें अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो जमींदार ने मतलब सपोर्ट नहीं किया था उसका। ठीक है। और जमींदार और ऐसे बहुत से लोग थे उन्होंने सपोर्ट नहीं किया था। ठीक है। तो इसका रीजन यही था, मतलब ब्रिटिशर्स ऐसे कुछ मतलब करते थे साइकोलॉजिकली। मतलब इस जमाने में अगर बोले, ये जो सेंटेंस लिखे हैं मैंने, मोर एवर ब्रिटिश वांटेड टू डेवलप क्लास इन इंडियन सोसाइटी विच इज नॉट ओनली लॉयल टू देम बट आल्सो फर्म सपोर्टर। अगर हम 21st सेंचुरी से सोचे, अकॉर्डिंग टू 21st सेंचुरी, इट्स कॉल्ड साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। ठीक है। मतलब एक अजीब सा, मतलब कुछ एक न्यू वर्ड है आपके लिए, बट इसको हम बोलेंगे साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। जैसे बायोलॉजिकल वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर ऐसे होते हैं, इससे हम इस मतलब तब ये नहीं बोला गया, बट अब हम 21st सेंचुरी, अकॉर्डिंग टू 21st सेंचुरी हम सोचेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। मतलब उन्होंने एक ऐसी कम्युनिटी इंडिया में डेवलप की जो उन्हें उनसे लॉयल रहे और उनका सपोर्ट करे। अगर म- म- मतलब मास मास पॉपुलेशन अगर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट है और कुछ ऐसे जमींदार वाली क्लास, मतलब कुछ ऐसे क्लासेस है जमींदार, मतलब अपर क्लास, फॉर एग्जांपल जमींदार एंड अपर क्लास, ये उनके फेवर में रहेंगे। मतलब उनको एक तरह से सपोर्ट मिल जाएगा इस क्लास से, जमींदार से एंड अपर क्लास से। मतलब इन मास, अगर मास पॉपुलेशन कोई कौन सी थी, पीजेंट और छोटे मोटे वर्कर, ये मास पॉपुलेशन। इस चीज को टैकल करने के लिए उन्होंने ऐसे मतलब साइकोलॉजिकली सोचना शुरू किया। ठीक है। तो होप आपको समझ आ रहा है ये। अगर नहीं भी आ रहा तो आप एक बार पीडीएफ पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे, क्योंकि पीडीएफ मैंने इतने अट्रैक्टिव वेज में बनाई है, आपको समझ ही आएगा। और इसके इम्पैक्ट ऑफ आउटकम, या इम्पैक्ट और आउटकम देखेंगे हम उसके। कुड नॉट इंक्रीज द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू, फर्स्ट इम्पैक्ट क्या था, मतलब ये तो ड्रॉबैक ही था ब्रिटिशर्स के लिए। कुड नॉट इंक्रीज द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू, जैसे हमने डिसाइड किया, सॉरी, जैसे हमने डिसाइड डिस्कस किया, अ, अगर कोई ड्रॉट पड़ता है तो वो उसमें कोई रिलीफ नहीं था पीजेंट को, उन्हें रेवेन्यू देना ही पड़ता था। बट ये एक कुड नॉट इंक्रीज द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू, जैसे परमानेंट सेटल में उन्होंने 10/11 डिसाइड किया है। तो एज मेंशन इन डॉक्यूमेंट्स, ये उतना ही ले सकते थे अगर किसी साल बारिश अच्छी हो या फसल अच्छी ग्रो हो पीजेंट्स की। बट दे ग्रो होने के बाद भी वो बस उतना ही ले सकते हैं, मतलब कुछ इंक्रीज नहीं होगा इसमें, क्योंकि ये परमानेंट है, वर्ड ही परमानेंट है इसमें। ठीक है। और सम जमींदार लॉस्ट देयर लैंड एंड सम बिकम रिचर, इसका आउटकम ये सम जमींदार जैसे हम सनसेट क्लॉज सनसेट क्लॉज की बात की थी, उसके अकॉर्डिंग सम जमींदार, कुछ जमींदार की लैंड तो छीन ले गई, और कुछ जमींदार ऐसे थे जो पीजेंट से ज्यादा रेवेन्यू लेके अमीर बन गए। ठीक है। और ये जो रिचर बने हैं ना, इसका एक और हम डिस्कस करेंगे आगे, इसका एक और इम्पैक्ट।
पीजेंट पे ये और इस परमानेंट सेटलमेंट पे हुआ, वो ब्रिटिशर्स के लिए नेगेटिव हुआ, नेगेटिव साबित हुआ। ये हम बाद में डिस्कस करें, बाद में मतलब थोड़ी देर बाद। और लेट टू राइज, नहीं अभी करेंगे क्योंकि नेक्स्ट वही है, लेट टू राइज अब्सेंटी लैंडलॉर्ड इंटरमीडियरी एंड सब फ्यूडलाइजेशन। अब इसका मतलब क्या है, ये बहुत हैवी वर्ड्स है इसमें, अब्सेंटी लैंडलॉर्ड। जैसे सनसेट क्लॉज के अकॉर्डिंग कुछ जमींदार की लैंड चली गई, इसका तो ये मतलब हुआ। ठीक है, इंटरमीडियरी, अब इंटरमीडियरी क्या है, जो जमींदार जो रिच हुए थे, जो इस सेटलमेंट से ज्यादा पैसा कमा रहे थे, वो इवेंचुअली क्या हो गए, अमीर हो गए। और पहले क्या क्या करते थे, विलेज में रहते थे। अब जैसे ही उनके पास ज्यादा पैसा आया, वो सिटीज में ट्रांस रहने शुरू हो गए, मतलब दे शिफ्टेड टू मेट्रोपॉलिटन सिटीज। तो जो विलेजेस उनके पास थे वो दूर रह गए, मतलब दूर हो गए उनसे, जो विलेजेस थे। इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन इन जमींदारों ने इंटरमीडियरी, मतलब एक और स्टेक होल्डर इसमें ऐड किया, इंटरमीडियरी। मतलब क्या बोलेंगे इसको, दलाल, सॉरी, दलाली बोलेंगे या फिर ब्रोकर, या ब्रोकर बोलेंगे, ब्रोकर, ये एक स्टेक होल्डर उन्होंने ऐड किया। और इनके लिए भी यही था सेम प्रोविजन, 10/11। ये 100% में से ये जो ब्रोकर है, इंटरमीडिएट, 10% रखेंगे और 90% जमींदार को दे देंगे। और जमींदार इसमें से 10% रखेगा और इसका 90% ब्रिटिशर को दे देगा। मतलब अल्टीमेटली जो बर्डन बढ़ रहा है ये इंटरमीडिएटरी का, इस पे बढ़ रहा है, पीजेंट पे बढ़ रहा है। मतलब जो भी कुछ ऐड हो रहा है इसमें, उसका बर्डन किस पे जा रहा है, पीजेंट पे जा रहा है। एंड सब फ्यूडलाइजेशन, इसका मतलब यही है सब, मतलब अमीर क्लास अमीर हो रहा है, या फिर मतलब जो अभी हमने डिसाइड किया, ये सब इसी में आएगा। और वीसीएस साइकिल ऑफ डेब्ट स्टार्टेड। ये वीसीएस साइकिल ऑफ डेब्ट किसके लिए स्टार्ट हो गई, अब ये सब इतने सारे स्टेक होल्डर इसमें ऐड हो रहे हैं इस परमानेंट सेटलमेंट में, तो इस पे नुकसान किसका हो रहा है, पीजेंट का हो रहा है। और उनके पास पैसे बचते नहीं थे ये रिवेन्यू देने रिवेन्यू देने के लिए। ठीक है, और कभी कभी ड्रॉट भी पड़ता था, तो इसकी वजह से एक, मतलब लोन लेने की साइकिल प्रेजेंट के लिए चलती ही रहती थी, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब हम यहाँ डिसाइड ब्लैंक स्लाइड पे बात करते हैं। तो विशियस साइकिल ऑफ डेब्ट कैसे स्टार्ट हो गई, पी पेजेंट है, ठीक है, जमींदार, यहाँ पे हम टैक्स लिखते हैं। कई 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 बार ड्रॉट पड़ने की वजह से उनके पास अमाउंट ऑफ मनी नहीं रहती थी, इसलिए उन्होंने क्या किया, क्या करना स्टार्ट किया, मनी लेंडर से लोन लेना स्टार्ट किया, और वो भी एग्जॉर्बिटन इंटरेस्ट के साथ, मतलब बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लगाते थे ये लोग। इसलिए मतलब 25% इंटरेस्ट, मतलब ऐसा लगाते थे, ज्यादा लगाते थे। तो इसकी वजह से इसका एक और बर्डन बढ़ गया लोन का भी। और ये टैक्स, ये लोन क्यों ले रहे थे, क्योंकि वो लैंड उनके हाथ से ना जाए। ये एक वही सोर्स था उनके इनकम का, पीजेंट के। तो वो नहीं चाहते थे कि वो लैंड उनसे, उनके हाथ से निकल जाए। तो ये साइकिल चलता रहेगा, मतलब एक साल उन्होंने लोन ले लिया रेवेन्यू देने के लिए, नेक्स्ट साल फिर ड्रॉट पड़ गया, फिर लोन ले लिया, फिर नेक्स्ट साल दोनों लोन चुकाने के लिए फिर लोन ले लिया। मतलब ऐसी विशियस साइकिल चलती रहती थी उनकी। ठीक है, ठीक है, और इसका एक और इम्पैक्ट हो गया, शायद मैंने ऐड नहीं किया हो, कोई बात नहीं। एक और इम्पैक्ट जो हुआ, अल्टीमेटली रिड्यूस द, ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं।
reduced the fertility of land, fertility of land। मतलब अगर इनके पास कुछ पैसे बच ही नहीं रहे, मतलब सारे रेवेन्यू देने के बाद, लोन देने के बाद कुछ पैसे बच नहीं रहे, और इनकी स्टेटस ऐसे हो गया था कि हैंड टू माउथ, बस ये हैंड टू माउथ, कई बार इसके लिए भी उन्हें स्ट्रगल करना पड़ता था। तो इनके पास कुछ पैसे बचते नहीं थे, तो वो फर्टिलाइजर नहीं ले पाते थे लैंड के लिए, और इसके चलते उनकी जो लैंड की फर्टिलिटी थी वो रिड्यूस हो गई। ठीक है, ये था परमानेंट सेटलमेंट। हम अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, ज्यादा नेक्स्ट क्लास में हम रोहितवाड़ी सेटलमेंट और महालवाड़ी सेटलमेंट डिस्कस करेंगे। और इस परमानेंट सेटलमेंट के कुछ ऐसे रीजन भी थे, हम कल देखेंगे, जिसका which which led to uh, which led to establishment of रोहितवाड़ी सेटलमेंट। ठीक है, और इसमें हम मुझे इस परमानेंट सेटलमेंट के कुछ PYQ अभी तो नहीं मिले, बट मैं सर्च कर रहा हूँ जो यूपीएससी के अलग अलग एग्जाम में आए थे, जैसे यूपीएससी सीएससी, सीडीएस, एफ सीएपीएफ, मतलब, और एफ कैट के तो ठीक है देख लूंगा। तो इसमें जो क्वेश्चन आए थे इस लैंड रिवेन्यू सेटलमेंट से, वो मैं नेक्स्ट क्लास में ऐड कर दूंगा, और वो हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये जो क्यूट सी पीडीएफ मैंने बना रखी है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, और उस टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। ठीक है, और टेलीग्राम प्लीज ज्वाइन कर लेना, क्योंकि हमारे नेक्स्ट अपडेट वहीं पे आएंगे। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप लर्निंग।